दिग्विजय जी को जाते देख अपने पापा की तरफ देखकर रोती हुई कहती है, पापा अब चुप क्यों है? कहते क्यों नहीं कि हम ये शादी नहीं मम्मी सोच रहा हूँ बाइक ले लूं, कौन सा कलर लूं? इसका फैसला तो अदालत। ये अर्जुन महाशय मोटरसाइकिल करना चाहते हैं। वर्मा जी को तो कुछ अपने पापा की तरफ देखकर रोती हुई कहती है, पापा अब चुप क्यों है? कहते क्यों नहीं कि हम ये शादी नहीं करना चाहते हैं। वर्मा जी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो चुपचाप खड़े अपनी बेटी को देख ही रहे थे, तभी एक रोबीली आवाज कमरे में गूंजती है, ए लड़की, तुमने सुना नहीं दादाजी ने क्या कहा? अब ये सब रोना धोना बंद करके जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। वैसे भी मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। ये कहते हुए रुद्र आगे बढ़कर अन्या की बाजू को कसकर पकड़ते हुए कहता है, समझ गई तुम? और इससे पहले कि मुहूर्त का समय निकल जाए, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। रुद्र राय चौहान को देरी करना पसंद नहीं है। रुद्र की ये बातें सुनकर दिग्विजय जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, चलो अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए। अब तुम ही अपनी दुल्हन को जल्दी से फेरों के लिए नीचे लेकर आओ। तुम्हें पता है ना, हमें हर काम वक्त पर करना ही पसंद है। ये कहकर दिग्विजय जी अपनी छड़ी को जमीन पर टिकाते हुए वहां से चले गए। उधर रुद्र के यूं कसकर बाजू पकड़ने की वजह से अन्या की कोमल बाजू में दर्द होने लगा था, लेकिन ये दर्द इस समय उतना तकलीफ देह नहीं था जितना उसके लिए इस तरह अपनी आंखों के सामने अपने सपनों को चकनाचूर होते हुए देखना था। वो अपना हाथ रुद्र के हाथों से छुड़ाने की कोशिश करते हुए उम्मीद के साथ अपने पापा की ओर देख रही थी। अन्या की आंखों में उसके दर्द को महसूस करते ही अचानक से रुद्र की पकड़ उसकी बाजू से अपने आप छूट गई। उसकी नजर अन्या के मासूम चेहरे से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। अचानक रुद्र के हाथों से अपना हाथ छूटते ही अन्या भागकर अपने पापा के पास गई और उनके गले लगकर रोते हुए कहती है, पापा हम ये शादी नहीं करना चाहते। प्लीज आप समझाइए ना इन लोगों को, ये हमारे साथ ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। हालांकि वर्मा जी को भी अपनी बेटी को ऐसे रोते हुए देख बड़ा दुख हो रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहते, रुद्र उनकी तरफ देखकर कहता है, और हाँ, आप 10 मिनट के अंदर अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में नीचे मंडप में ले आइए, यही आप लोगों के लिए बेहतर होगा। ये कहकर रुद्र वहां से चला गया। वहीं वर्मा जी की जुबान जैसे खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। सिर्फ वर्मा जी ही नहीं, वहां मौजूद किसी भी इंसान के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। यहाँ तक कि वर्मा जी भी आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे थे। तभी सारिका अन्या के पास आकर रोते हुए उसका हाथ पकड़कर कहती है, चलो बेटी, चलकर तैयार हो जाओ, मुहूर्त का वक्त हो रहा है। अन्या के कदम आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। वो अभी भी वहीं खड़े होकर अपने पापा की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। उसे अभी भी इंतजार था कि शायद उसके पापा उसके साथ ये सब होने से रोक देंगे, लेकिन जब उसके पापा ने रोते हुए हाथ जोड़कर उसकी तरफ देखा तो उसकी वो उम्मीद भी टूट गई। वो आज अपने पापा की आंखों में लाचारी साफ देख पा रही थी, इसलिए वो चुपचाप रोते हुए अपने पापा को देख अपनी माँ के साथ अंदर चली गई। सभी लोग धीरे धीरे करके उस कमरे से चले गए। आईने के सामने तैयार होते हुए अन्या बेसुध से अपनी आंख में आंसू लिए ऐसी खड़ी थी जैसे कोई बेजान लाश खड़ी हो। आखिर आज उसकी जिंदगी के सारे सपनों का उसकी आंखों के सामने खून जो हो रहा था, वो इतनी मजबूर थी कि कुछ कर भी नहीं पा रही थी। अपने सपनों के लिए हर समय सबसे लड़ने को तैयार रहने वाली लड़की आज चुपचाप अपने उन्हीं सपनों का अपने ही हाथों से गला घोंटने जा रही थी। अगले 10 मिनट में जब अन्या को दुल्हन के लिबास में तैयार करके नीचे लाया गया तो किसी की भी आंखें उससे हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर अन्या थी ही इतनी खूबसूरत और मासूम। गोल चांद सा चेहरा, इसे देखकर एक बार तो चांद भी शर्मा जाए। लाल रंग के उस दुल्हन के जोड़े में अन्या इतनी खूबसूरत लग रही थी मानो किसी राजघराने की रानी उतर रही हो। शायद रुद्र जैसे राजकुमार के लिए अन्या जैसी राजकुमारी ही बनी थी, इसलिए इस तरह से उन दोनों का रिश्ता जुड़ रहा था जिसे किसी की उम्मीद ही नहीं थी। खैर, इस धरती पर अक्सर वही होता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती है।
वहां मौजूद सभी अन्या को देखते ही रह गए और एक पल के लिए तो अन्या को देखकर रुद्र की नजरें भी उसके मासूम चेहरे पर रुक गई। थोड़ी ही देर में शादी की सारी रस्में होने के बाद जब फेरों की बारी आई तो अन्या बेसुध सी हालत में धीरे धीरे चल रही थी। ये देखकर रुद्र को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने झट से अन्या का हाथ कसकर पकड़ा और जल्दी जल्दी फेरे लेने लगा, जैसे वो ये शादी किसी जबरदस्ती में कर रहा हो। फेरे पूरे होते ही रुद्र अन्या का हाथ छोड़कर मंडप से अकेले ही नीचे उतरकर जाने लगा। उसे ऐसे जाते देख सभी हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। तभी दिग्विजय जी रुद्र की तरफ देखते हुए कहते हैं, अरे रुद्र बेटा, कहाँ जा रहे हो? अभी तो विदाई की रस्म होनी बाकी है। दादाजी की आवाज सुनकर रुद्र वहीं रुक गया और पीछे मुड़कर वो अन्या के पास वापस आ उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हुए कहता है, ये लीजिए और चलिए अब यहाँ से, बस हो गई विदाई। वैसे भी हमारे पास टाइम नहीं है, अभी कुछ ही देर में हम लोगों की फ्लाइट है मुंबई के लिए और आज के बाद इन लोगों से हमारा कोई रिश्ता नहीं। ये कहते हुए वो अन्या को लेकर आगे बढ़ गया। उसके पीछे पीछे उसके परिवार के बाकी लोग भी जाने लगे। कुछ देर में ही चौहान परिवार अपनी बहू यानी अन्या को लेकर गाड़ियों में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल गए। आज अन्या के सारे सपने एक एक करके टूट गए थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था उसकी शादी एक ऐसे शख्स से होगी जिसके लिए रिश्तों की कोई अहमियत ही नहीं थी। हमेशा दूसरों के हक की बात करने वाली लड़की अपने हक के लिए भी कुछ नहीं बोल पा रही थी, या यूं कहे इस एक पल ने उसकी जिंदगी ही बदल कर रख दी थी। वो लोग मुंबई पहुंचकर चौहान विला में पहुंचे, जो कि किसी महल से कम नहीं था। उसके अंदर न जाने कितने कमरे थे। आज तक अन्या ने तो शायद इतना बड़ा घर देखा भी नहीं था। जैसे ही वो गाड़ी से उतरी, गाड़ी की दूसरी तरफ से रुद्र उतरते हुए दूसरी गाड़ी से उतर रहे अपने दादाजी की तरफ देखकर कहता है, दादाजी आप लोग अंदर चलिए, मैं अभी आया। हालांकि रात के 1:30 बज रहे थे, लेकिन रुद्र के घर से आने जाने का वैसे भी कोई वक्त नहीं होता था और उसकी उस आदत में दादाजी भी उसे कभी रोक नहीं पाए। आज भी रुद्र हमेशा की तरह वहां से निकल गया। उसके जाते ही दादाजी ने दरवाजे पर खड़े दरबान से घर का दरवाजा खुलवाने का इशारा किया और दादाजी ही अन्या को धीरे धीरे अपने साथ घर के अंदर ले जाने लगे। घर की चौखट पर पहुंचते ही जैसे ही घर का दरवाजा खुला तो सामने एक जैसे कपड़े पहने नौकरों की एक लंबी कतार खड़ी थी। ये सब किसी राज घराने से कम नहीं लग रहा था। उन सब की ओर इशारा करते हुए दादाजी अन्या से कहते हैं, बेटी, इस घर में तुम्हें एक माँ और बहन के अलावा बाकी सभी रिश्ते मिलेंगे और शायद इसी वजह से ये घर आज तक कभी घर नहीं बना बल्कि मकान ही बना रहा है और अब इस मकान को घर तुम्हें बनाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अपनी इस जिम्मेदारी को बहुत ही ईमानदारी के साथ निभाओगी। ये कहते हुए वो मुस्कुराकर अन्या की तरफ देखने लगे, लेकिन अन्या बेचारी क्या बोलती। जहाँ ससुराल की चौखट पर पहुंचकर हर लड़की का उसके नए घर में बड़ी ही शान से स्वागत किया जाता है, वही उसका स्वागत करने की बजाय उसे तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई थी। खैर, अभी तो अन्या कुछ सोचने समझने की हालत में ही नहीं थी, इसलिए वो चुपचाप बस देख रही थी। दादाजी उसे शांत देखकर आगे कहते हैं, चलो बेटी, रात बहुत हो चुकी है, तुम बहुत थक गई होगी, जाओ जाकर अपने कमरे में आराम करो, बाकी बातें हम सुबह करेंगे। ये कहकर वो एक नौकर की तरफ देखकर कहते हैं, जाओ बहू रानी को रुद्र के कमरे तक ले जाओ। दादाजी की बातें सुनकर अन्या भी चुपचाप उस नौकर के पीछे पीछे रुद्र के कमरे की तरफ चली गई। रुद्र के कमरे में पहुंचते ही उसकी आंखें नम हो गई, क्योंकि आज वो अपने पापा के उस घर को हमेशा के लिए पीछे छोड़कर यहाँ आ गई थी। जिस आंगन में उसकी बचपन की कई यादें जुड़ी थी, वो उसे छोड़ यहाँ आ गई थी। जैसे जैसे वो उस कमरे में बढ़ रही थी, उसकी आंखों के सामने उसके घर में बिताए गए वो सारे पल तस्वीर बनकर घूम रहे थे। ऐसे ही अपने बचपन और घर को याद करते करते कब वक्त बीत गया उसे पता ही नहीं चला। रात के करीब 3 बज चुके थे, लेकिन रुद्र का अभी तक कोई पता नहीं था। अन्या ने धीरे धीरे अपने गहने और श्रृंगार उतारना शुरू किया, लेकिन बिना गहनों और साज श्रृंगार के भी
उसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई थी, बल्कि वो इस सादगी में भी और ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो ऐसे ही चुपचाप डरी सहमी सी रुद्र के बिस्तर, जिसे बहुत खूबसूरती से सजाया गया था, उस पर एक कोने में अपने शरीर को समेटे हुए लेटी थी कि तभी कमरे का दरवाजा किसी ने धीरे से खोला और दरवाजे के खुलने की आवाज सुनकर वो एकदम से अपनी टांगों को समेटते हुए डरकर बिस्तर पर बैठ गई। जैसे ही रुद्र ने कमरे के अंदर आकर दरवाजे की सिटकनी लगाई, उसके दिल की धड़कन तेजी से धड़कने लगी। वो धीरे धीरे अपने पैरों को अपनी तरफ समेटने लगी। तभी रुद्र अपनी शेरवानी के बटन खोलते हुए उसकी तरफ देखकर कहता है, इधर आओ मेरे पास। ये सुनकर तो अन्या की डर के मारे जैसे जान ही निकलने वाली थी। कुछ देर तक जब अन्या बिस्तर के नीचे नहीं उतरी तो रुद्र एक बार फिर से जोर से कहता है, सुना नहीं तुमने? इधर आओ मेरे पास। अन्या उसकी तेज आवाज सुनकर डर गई और डर के मारे उसका शरीर थरथराने लगा था। घबराकर वो धीरे धीरे बिस्तर से उतरकर दूसरी तरफ से घूमते हुए रुद्र के पास आ रही थी कि तभी वो खुद उसके पास गया और उसके कंधों को पकड़ते हुए कहता है, आज मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आया हूँ, पूछोगे नहीं क्या? अन्या की तो कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं थी। वो तो बस अपनी डरी सहमी और मासूम आंखों से उसकी तरफ देखे जा रही थी। तभी रुद्र मुस्कुराते हुए अपने हाथ से कागजों का एक बंच निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, ये लो तुम्हारा तोहफा। इस घर में तुम्हारा पहला दिन है और आज के दिन तो तुम्हारे लिए तोहफा लाना बनता ही था। ये लो पकड़ो इसे। ये कहते हुए उसने वो कागज अन्या की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन अन्या ने जब उन पेपर्स को पकड़ा नहीं तो उसने खुद उसका हाथ पकड़कर वो पेपर्स उसके हाथ में दे दिए। अन्या में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उन्हें खोल कर देख सके। रुद्र धीरे से हंसते हुए कहता है, इससे खूबसूरत तोहफा मेरी बीवी के लिए हो ही नहीं सकता था, इसलिए बड़े आराम से इसे पढ़कर इस पर साइन कर देना। मैंने तो साइन कर दिया है। और एक बात, ये कोई प्रॉपर्टी या किसी बंगलों के कागजात नहीं है, बल्कि ये हमारी डिवोर्स कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स हैं। आज से हम शादी के रिश्ते में तो हैं, लेकिन सिर्फ दुनिया की नजरों में। हमारे बीच पति पत्नी के रिश्ते जैसा कुछ भी नहीं होगा और ये रिश्ता भी सिर्फ 1 साल के लिए रहेगा। उसके बाद तुम तुम्हारे रास्ते और हम हमारे रास्ते। ये शादी मैंने दादाजी के कहने पर की है। अब मुझे नींद आ रही है, इसलिए मैं तो चला सोने, लेकिन हाँ, याद रहे कल सुबह तक मुझे इन कागजात पर तुम्हारे साइन चाहिए। ये कह वो अपने कपड़े बदलने के लिए बाथरूम की तरफ चला गया। इधर अन्या अपने हाथ में वो पेपर्स देखकर लड़खड़ा गई। उसने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और पास रखी चेयर पर बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज उसकी जिंदगी का ये कैसा दिन है जो एक के बाद एक तूफान आए जा रहे हैं। आखिर क्यों आज तक ये घर घर नहीं बन पाया? क्या होगा अन्या का फैसला? क्या निभा पाएगी वो दादाजी की दी हुई जिम्मेदारी, या फिर उलझ कर रह जाएगी रुद्र के साथ हुए इस अपने अनचाहे रिश्ते में? आगे क्या तूफान लाने